गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे AAA ब्राइट एकेडमी के। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UGC नेट का 2023 का पेपर। ठीक है, 2 पेपर्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर वाली सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें आज 2 नए पेपर हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं और वो दोनों पेपर 2023 के हैं। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो नंबर कन्वर्जन से है। डेसिमल वाला नंबर कन्वर्जन पूछा गया है। व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर दिस। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट में दिया जाता है तो आप सबसे पहले इनको बेसिस में बदल लीजिए कि कौन सा बेस गिवन है और किस बेस में बदलना है, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बेस 10 गिवन है, डेसिमल बेस का नंबर गिवन है जो है 85.125। बेस 10 का नंबर गिवन है और किस में बदलना है, तो बाइनरी इक्विवेलेंट में यानी बेस 2 में बदलना है। तो डेसिमल वाले में हम लोग कैसे करते हैं, जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है बेस 10 में, उसको तो हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग नॉर्मल एक होल नंबर को बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिंपली डिवीजन, डिवाइड बाय 2 और रिमाइंडर हम लोग साइड में लिख लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो नंबर कन्वर्जन तो सिंपली वही काम करना है। यहाँ पर हमने 85 को 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल से पहला वाला अलग तरीके से सॉल्व होगा और डेसिमल के बाद वाला अलग तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो डेसिमल के पहले वाला 85 नंबर है जिसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो हम होल नंबर वाला पहले करते आ रहे थे। 12 टाइप्स जो हमने नंबर कन्वर्जन में पढ़ी होगी उसमें कर रहे थे सॉल्व। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 42 पे डिवाइड हुआ और रिमाइंडर इज़ 1। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 21 पे हुआ और रिमाइंडर इज़ 0। रिमाइंडर इज़ 1। 5 पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बचा 0। कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। ठीक है, और रिज़ल्ट हम कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ कंसिडर करते हैं, यानी कुछ ऐसे। तो 85 तो हमारा सॉल्व हो चुका है जिसका रिज़ल्ट आ गया है 1010101। ओके, अब 0.125 ये कैसे सॉल्व होगा, तो 0.125 मल्टीप्लाई बाय 2। जो पॉइंट के बाद वाले हैं वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो 0.125 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक हमारे पास 1 नहीं आता है। ठीक है, तो जब मैंने 0.125 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आंसर इज़ 0.25। तो जो डेसिमल से पहले वाला आया है उसको हम साइड में ऐसे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आंसर 1 नहीं आया तो मैं इसको रिपीटेडली 2 से मल्टीप्लाई करती रहूँगी। तो अगेन 0.25 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे आया 0.5। इसका भी 0 आप राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। अगेन 0.5 इंटू 2 तो 1 आ गया। जैसे ही 1 आएगा आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो 1 मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। जो डेसिमल के बाद वाले हैं उनको ऐसा सॉल्व करने के बाद इनको कंसिडर किया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो रिज़ल्ट आया यहाँ पर 001। इन दोनों को ऐड कर लो। 85 का था 1010101 और 0.125 का सॉल्व करने के बाद आया 0.001। दिस इज़ योर आंसर, यानी डेसिमल नंबर 85.125 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज़ दिस नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्शन क्वेश्चन है। स्टेटमेंट का कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है ये बताना है। तो पहला शेयरवेयर, पहले मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ व्हाट इज़ शेयरवेयर एंड व्हाट इज़ फ्रीवेयर। शेयरवेयर और फ्रीवेयर को लेकर क्वेश्चन है ना। तो शेयरवेयर वो टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये शेयरवेयर और फ्रीवेयर दोनों सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। तो शेयरवेयर वो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको ट्रायल बेसिस पर सॉफ्टवेयर दिया जाता है और बाद में वो पेड हो जाता है, जस्ट लाइक जियो। और फ्रीवेयर क्या होता है, जो आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है लेकिन आप उसका सोर्स कोड नहीं बदल सकते। अब ये सोर्स कोड क्या होता है, तो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कैसा भी काम कर रहा है उसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग है जिसके ज़रिए वो ऐसा काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, शेयरवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट द यूजर्स कैन ट्राई आउट फॉर अ ट्रायल पीरियड ओनली बिफोर बीइंग चेंज्ड। तो शेयरवेयर तो वही है जो हमें
ट्रायल बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, लेकिन बाद में वो पेड हो जा रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जियो, या कोई एंटीवायरस है, या कोई वीडियो गेम है, या OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें पहले एपिसोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया गया और बाद में आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा। ठीक है, एंटीवायरस में भी पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रायल में मिला और बाद में उसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म होने के बाद वो पेड हो गया। ठीक है, तो वो सब शेयरवेयर होते हैं। और फ्रीवेयर के लिए स्टेटमेंट क्या दे रखी है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फ्रीवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट द यूजर्स कैन डाउनलोड फ्री ऑफ चार्ज। बिल्कुल करेक्ट। फ्रीवेयर क्या है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होता है, बट दे कैन नॉट मॉडिफाई द सोर्स कोड इन एनी वे। करेक्ट, लेकिन हम उसका सोर्स कोड नहीं बदल सकते। जैसे एग्जाम्पल फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, लेकिन इनके पीछे जो प्रोग्रामिंग की गई है जिसके ज़रिए वो लोग काम कर रहे हैं, हम उसे किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, शेयरवेयर को लेकर भी और फ्रीवेयर को लेकर भी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंप्यूटर प्रोसेसर, क्वेश्चन इज फ्रॉम मेमोरी, अ कंप्यूटर प्रोसेसर विल ऑपरेट फास्टेस्ट व्हेन द डाटा दैट इज इट वांट्स इज इन। देखिए, दिस इज़ योर CPU। CPU ही प्रोसेसर है जिसने फ़ाइल को प्रोसेस करना है, जिसने रिज़ल्ट निकालना है। तो CPU तक फाइल्स कैसे पहुंचती हैं? ये आपका रैम यानी प्राइमरी मेमोरी है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क वालों को तो CPU वैसे भी नहीं मिलता है डायरेक्ट, इनको सबसे पहले रैम में लोड होना पड़ता है, उसके बाद इनको CPU मिलता है। यानी अगर CPU तक पहुंचना है तो फाइल रैम में लोड होगी, इनको तो मिल ही नहीं रहा CPU डायरेक्ट। ठीक है, तो यानी ऑप्टिकल डिस्क इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी तो वैसे भी फास्टेस्ट नहीं है और हार्ड डिस्क वैसे भी फास्टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी। ठीक है, तो रैम से अगर CPU तक आना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना है। और कैशे मेमोरी क्या है? कैशे मेमोरी इज़ मेमोरी बिटवीन CPU एंड रैम। तो इन दोनों के बीच में एक मेमोरी प्रेजेंट है जिसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। अब कैशे मेमोरी से CPU तक आना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो गई? पहले CPU तक कौन सी फाइल पहुंचेंगी? जो कैशे मेमोरी में पड़ी होंगी। तो आंसर इज कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Danny is buying a new computer that has an LED. What is the full form of LED? तो LED is light emitting diode. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द LEDs? तो LCD एंड LED बोथ आर फ्लैट पैनल्स। LCD और LED दोनों को फ्लैट पैनल्स में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, इट क्रिएट्स इमेजेस यूजिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू डायोड्स। करेक्ट, जो हमको बहुत सारी डॉट्स दिखती हैं अगर केबल चला जाए तो उन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ करता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इट इज़ नॉट वेरी एनर्जी एफिशिएंट एंड गिव्स ऑफ हीट। रॉन्ग है ये। सारा दिन हमारा टीवी चलता है LED, तो अगर इतना हीट प्रोडक्शन होता तो हमें उसे बार बार बंद करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। It can be used in mobile devices such as smartphones and tablets. True. It is always a front lit display. No. हमेशा फ्रंट से ही देख पाते हो क्या LED में? नहीं, जिस मर्जी साइड से देखो आपको दिखता है LED में क्लियर पिक्चर। तो यानी A, B and D, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question is from networking, simplex, duplex and half duplex. Simplex का एग्जाम्पल होता है रेडियो एंड टेलीविज़न। यानी दिस इज़ योर टेलीविज़न और ये हम लोग हैं। ठीक है, तो टेलीविज़न हमको डिस्प्ले करवा रहा है, कोई भी मैसेज हमें टेलीविज़न सेंड कर रहा है, क्या हम कभी उसका रिप्लाई बैक करते हैं? तो भाई हम कभी भी उसका रिप्लाई बैक नहीं करते हैं। यानी क्या हुआ कि सिंप्लेक्स में ओनली सेंडर कैन सेंड मैसेज। ठीक है, रिसीवर हमेशा रिसीव ही करेगा। डुप्लेक्स यानी फुल डुप्लेक्स भी कह सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल इज टेलीफोन।
टेलीफोन में एक टाइम पर कभी कभी दोनों ही अपनी बातें कह देते हैं और किसी की बात कटती नहीं है, दोनों को सुनाई देती है, यानी एक टाइम पर दोनों ही अपने मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल इज वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, एट अ टाइम ओनली वन कैन सेंड, यानी एक ने अपनी बात कही और फिर कहा ओवर एंड आउट, यानी मेरी बात ख़त्म हो गई अब तुम अपनी बात कह लो, तो ऐसा होता है फुल हाफ डुप्लेक्स में। तो देखिए सिंप्लेक्स में कौन सा वाला करेक्ट है, डाटा कैन ओनली बी सेंट और रिसीव्ड, या तो सिर्फ सेंड किया जाएगा या तो सिर्फ रिसीव किया जाएगा, एक ही काम होगा। हाफ डुप्लेक्स के लिए डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, सेंड और रिसीव कर सकते हैं लेकिन एक टाइम पे नहीं कर सकते, जैसे रेलवे ट्रैक्स हैं, ट्रेन आ भी सकती है ट्रेन जा भी सकती है लेकिन सेम टाइम पर नहीं आएगी, तो दिस इज हाफ डुप्लेक्स यानी सी वाला। एंड डुप्लेक्स में हो गया डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम। नेक्स्ट पेपर है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 2023 जून 14 को जो हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ द वेब पेज द लीस्ट, इनमें से कौन सी चीज़ है जो वेब पेज के डाउनलोडिंग को लीस्ट इफेक्ट करती है। नंबर ऑफ हाइपरलिंक इन द वेब पेज, हाइपरलिंक क्या होते हैं, जो ब्लू कलर से और अंडरलाइंड आते हैं, अगर लिंक बहुत सारे आ रहे हैं तो उससे स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो हाइपरलिंक होते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड एंटिटीज़ होती हैं, तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पीड पे, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा, जितने मर्जी आ जाएं लिंक्स, हाइपरलिंक्स, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, तो दिस इज़ योर आंसर। नेम एंड साइज ऑफ द इमेज इन द वेब पेज, बिल्कुल फ़र्क डालेगा, जितनी बड़ा साइज़ होगा किसी भी इमेज का उतना ज़्यादा टाइम लगेगा टू डाउनलोड द इमेज। प्रोसेसिंग पावर ऑफ द सर्वर कंप्यूटर दैट स्टोर द वेब पेज, बिल्कुल प्रोसेसिंग पावर कैसी है वो भी इफेक्ट डालेगी डाउनलोडिंग स्पीड पर। और बैंडविड्थ ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन भी इफेक्ट डालेगी, अगर आपको कोई भी वेब पेज डाउनलोड करना है तो उसकी स्पीड पर डेफिनेटली इफेक्ट डालने वाला है बैंडविड्थ ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। तो सिर्फ फर्स्ट वाला है जिससे लीस्ट इफेक्ट पड़ने वाला है डाउनलोडिंग स्पीड पर, क्योंकि हाइपरलिंक जो होते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड हैं और जितने मर्जी हाइपरलिंक यानी लिंक्स आ जाएं, जब तक हम उनको क्लिक नहीं कर रहे हो तब तक क्या फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वो 100 ओपन करके आपको दे दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है स्पीड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following components are part of CPU of the John von Neumann model for a computer system? Okay. इसका क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक और बताती हूँ उसमें क्वेश्चन, दैट इज़ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर फाउंडर पूछा जाता है जो जॉन वॉन न्यूमैन ही है। जॉन वॉन न्यूमैन ने जो आर्किटेक्चर दिया था वो कुछ ऐसा है कि दिस इज़ योर CPU, जिसके अंदर है ALU, MU, CU, और इनपुट डिवाइस देंगे इनपुट, और आउटपुट डिवाइस से हमें मिलेगा आउटपुट प्रोसेस होने के बाद। ओके, और CPU के कंपोनेंट में रजिस्टर भी आता है, तो दीज आर कंपोनेंट ऑफ CPU, और ये 1945 के अराउंड दिया गया था ये आर्किटेक्चर, और इस आर्किटेक्चर को देने वाला जॉन वॉन न्यूमैन था। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास UGC में पूछा गया, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया और 2024 में भी क्वेश्चन था। तो इनमें से कौन कौन है जो आर्किटेक्चर ऑफ CPU में है, तो ALU है, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव तो नहीं है, SSD भी नहीं है, CU यानी कंट्रोल यूनिट भी है, व्हाट इज़ MAR, MAR भी है। MAR इज़ अ टाइप ऑफ रजिस्टर जिसको हम मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर में आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर,
और इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो ये सब भी कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के अंदर कंसिडर होंगे, क्योंकि ये सब टाइप्स ऑफ रजिस्टर हैं और रजिस्टर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट में कौन कौन है? एएलयू, एमयू, सीयू एंड रजिस्टर। तो इसका आंसर बनेगा एएलयू, एमएआर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कंपेयर टू वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर मीन्स MS वर्ड, एंड टेक्स्ट एडिटर मीन्स नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है वैसे, बिकॉज इसका फाइल एक्सटेंशन इज .txt, इसलिए कहा जाता है। कंपेयर टू वर्ड प्रोसेसर, सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स such as Notepad and Emacs have limited editing feature, correct? MS Word के पास ज़्यादा editing features हैं as compared to Notepad, okay? Files created with simple text editors cannot be opened with word processor. बिल्कुल open कर सकते हैं, यहाँ पे cannot दे रखा है तो आप open कर सकते हो, Notepad की फाइल को Word में open कर सकते हो और वहाँ पे editing कर सकते हो। तो statement 1 is only true. Next, okay, again question from number conversion. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला बेस 10 से बेस 2 में करना है, तो नंबर इज़ 167, जिसको आप करेंगे डिवाइड बाई 2 कर लीजिए और रिमाइंडर को यहाँ पर लिख लीजिए जो 01 में आएगा। 83 पर डिवाइड हुआ जिसमें रिमाइंडर बचा 1, अगेन 1, 2 5 10 और रिमाइंडर बचा 0। कुछ ऐसा सॉल्व हुआ जिसमें रिजल्ट आया 1 0 1 0 0 1 1 1 बेस 2 में, तो सेम दे रखा है, तो यानी स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है बेस 2 से बेस 10। बेस 2 से बेस 10 हम कैसे बदलते हैं? तो नंबर गिवन है 1 1 0 1 0 1 1 0। तो जब आपको बेस 2 से बेस 10 चलना है तो राइट हैंड साइड से चलोगे और 2 की पावर 0 बेसिस लगाओगे, एक 1 कम लगाया मैंने शायद, मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देती हूँ। वन 1 0 1 0 1 1 0, राइट हैंड साइड से चले, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। और जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इज़ 0, तो 0 वाले हम स्किप कर देंगे पहले ही, तो हमने 0 वाले यहाँ पे स्किप कर दिए। जिसमें स्किप हुआ एक तो 5 वाला, 3 वाला और ये वाला, तो लिखे कौन से जाएंगे? 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, जो आया 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, जो 214 के इक्विवेलेंट आता है। तो यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों में करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों ने नंबर कन्वर्जन में सॉल्व किया, आप लोग वहाँ से चेक कर लेंगे। नंबर कन्वर्जन टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, डेसिमल वाला भी क्वेश्चन आया है और नॉन डेसिमल वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास यूजीसी में फॉर श्योर क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन का बनता ही बनता है किसी न किसी शिफ्ट में, तो आप नंबर कन्वर्जन के टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। आप थ्योरी पोर्शन में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं नंबर कन्वर्जन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके, एक्सेल का क्वेश्चन है नेक्स्ट। टू कैलकुलेट ग्रॉस पे hours are multiplied by the hourly rate, what MS Excel formula would you put in the cell C4? C4 is this, and then you are to copy that cell down to the reset of column C, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे? ठीक है, आवर्स को यानी जो B में, अच्छा यहाँ पे एक डॉलर का साइन इस्तेमाल हो रहा है,
इसे क्या कहते हैं? दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑपरेटर, एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं हम इसे। इसको हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एड्रेसिंग ही इस्तेमाल होता है। अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है जब आप किसी भी सेल को, अगर आप इस सेल में हैं, ठीक है, इस सेल से आपने नीचे वाले सेल में जाना है तो आप इसको ड्रैग करेंगे ना, तो अभी सेल का एड्रेस क्या है? C1, तो अगली बार जब ड्रैग करोगे तो सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने डॉलर का साइन A के आगे इस्तेमाल किया है तो A मूव होकर B नहीं होगा, मतलब वो स्टेबल हो गया, स्टिक हो गया। लेकिन 1 2 3 4 डेफिनेटली होगा, लेकिन वो A1 A2 A3 A4 होगा, वो B1 नहीं होगा, ठीक है। जिसके आगे डॉलर का साइन इस्तेमाल हो जाता है, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, वो स्टेबल हो जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर $1 का इस्तेमाल किया तो A से ये BCD हो सकता है, लेकिन ये 1 2 3 4 नहीं होगा, ये हमेशा 1 ही रहेगा। और अगर आप $1 इस्तेमाल करते हो तो इस सेल का एड्रेस हमेशा A1 रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। रो भी स्टेबल हो गया और कॉलम भी स्टेबल हो गया, ओके। तो अगर आप लोगों को टू कैलकुलेट ग्रॉस पे आवर्स आर मल्टीप्लाइड, मतलब आवर्स को जो यहाँ पे B वाला सेल है, ये वाले जो सेल्स हैं, ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है आवरली रेट पर, रेट से। ग्रॉस पे निकालने के लिए आवर्स वाले सेल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आवरली रेट के साथ, ठीक है। जो आवरली रेट दे रखा है वो हमेशा 12.75 ही रहेगा, तो वो स्टेबल है, स्टिक है, वो चेंज तो होने नहीं वाला। तो आवरली रेट सेल का एड्रेस क्या है? $B, $1, डॉलर का साइन B के आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 के आगे भी, क्योंकि ये सेल का एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा वैल्यू 12.75 ही रहेगी। लेकिन जब हम आवर्स की बात कर रहे हैं तो अर्जुन के तो 26 आवर्स हैं, ऋषि के 37 आवर्स हैं। जब एक से नेक्स्ट का निकालना है तो वो ड्रैग होगा और नेक्स्ट सेल का एड्रेस लेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस सेल का एड्रेस इज़ B4, तो आगे ये जब ड्रैग होगा तो हमें B को स्टेबल करना पड़ेगा ना, तो डॉलर का साइन आप B के आगे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब ड्रैग करोगे तो 4 5 6 7 होगा। ये सब का सब B में ही सेल में है, ये सब B सेल में वैल्यू हैं, लेकिन यहाँ पर B4 वैल्यू है, यहाँ B5 है, यहाँ B6 है, तो B तो स्टेबल है, लेकिन बाकी वैल्यू चेंज हो रही है, 4 से 5 6 7 8 होगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर फॉर्मूला, करेक्ट। और इक्वल टू का साइन तो इस्तेमाल होगा ही, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कहाँ पर दे रखा है। ओके, इन्होंने डॉलर का साइन इस्तेमाल नहीं किया। अगर डॉलर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे तब भी सेम रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इन्होंने इस्तेमाल किया $1 मल्टीप्लाई B4, ठीक है। B को भी स्टेबल नहीं किया और 4 को भी स्टेबल नहीं किया। अगर उसको आगे मूव करोगे तो दोनों मूव होगा, ठीक है। B को स्टेबल भी कर सकते हो, स्टिक कर सकते हो, डॉलर का साइन आगे यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन में ये दे रखा है, B के आगे डॉलर का साइन यूज़ नहीं किया है, तो ये वाला हम लोग D वाला ऑप्शन करेक्ट मानते हैं, ठीक है। बातें दोनों सही हैं, ये भी गलत नहीं है। तो ये आपके UGC के 2 पेपर्स थे जो हमने आज डिस्कस किए, जिसमें एक्सेल से एक क्वेश्चन है, एक नेटवर्किंग से है, नंबर कन्वर्जन के दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो अगेन मैं यही बात कहती हूँ कि पहले आप लोग थ्योरी पोर्शन कवर करिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।